सभी 75 जिलों में विकास कार्यों की हकीकत जानने के लिए आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया। अधिकारी फील्ड पर जाएंगे, विकास की जमीनी हकीकत को समझेंगे। 24 और 25 मई को प्रदेश भर के जिलों का निरीक्षण करेंगे। 50 करोड़ से अधिक की लागत की परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन करना है इन अधिकारियों का। इन 2 दिनों में 26 मई को नोडल अधिकारी मुख्य सचिव को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। गो सेवा स्थल और जल योजनाओं का भी निरीक्षण किया जाएगा। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, सभी जिलाधिकारियों को नोडल अधिकारी के तौर पर अपने अपने जिलों में जाना होगा और वहां पर 2 दिन में ये तमाम रिपोर्ट्स उन्हें तैयार करनी है और फिर जमा करना है, या फिर दूसरों के जिलों में भी जा सकते हैं? किस तरह से तय की जा रही है जिम्मेदारी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बाकायदा टीम गठित की है और उस टीम को निर्देशित किया है कि जो नोडल अफसर जिस जिले का बनाया गया है वो उस जिले में जाएगा और अपने जिले में जो वहाँ के तमाम विकास की जो परियोजनाएं संचालित हो रही हैं उन परियोजनाओं का मौके पर पहुंचकर ग्राउंड जीरो पर उतरकर जमीनी निरीक्षण करेगा। उसकी विस्तृत रिपोर्ट वो आईएएस अधिकारी तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट को वो मुख्य सचिव को सौंपेंगे। 24 और 25 मई को पूरे प्रदेश में निरीक्षण का कार्यक्रम आईएएस अफसरों का रहेगा और उसके बाद ये 26 मई को मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपेंगे कि आखिर क्या कुछ काम जिलों में हुए हैं और वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकिन इतना तय है, जो योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि हर जिले में जो जिलाधिकारी हालांकि एक आईएएस तैनात ही है, लेकिन इसके अलावा जो शासन स्तर से जो दूसरी जगह से आईएएस अफसर भेजकर कि वो पारदर्शी प्रक्रिया के तहत निरीक्षण वहां पर करेंगे और जो वास्तविक रिपोर्ट है वो शासन तक पहुंचेगी। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये निर्देश इस वजह से है कि उत्तर प्रदेश में पारदर्शी व्यवस्था रहे, जीरो टॉलरेंस, और इसके अलावा जो जमीनी रिपोर्ट है वो शासन तक पहुंचे, इसके बाद उसमें कार्रवाई की जाए, परियोजनाओं को तय समय में पूरा कराया जाए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है। इसी मंशा के तहत ये अफसरों की टीम तैनात की गई है। तमाम जो प्रोजेक्ट्स है वो समय पर हो, उनकी गुणवत्ता भी सही हो, ये प्राथमिकता में रखनी है और अधिकारियों को सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया गया है कि अपने अपने जिले में जाकर वो नोडल अधिकारी के तौर पर सभी प्रोजेक्ट्स का स्थलीय निरीक्षण कर ले और उसकी रिपोर्ट भी तैयार कर ले। यानी कि बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा काम इन अधिकारियों के सामने होगा 24-25 मई को। आप बने रहे संकेत हमारे साथ। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में मदरसों को लेकर बड़ी खबर है। मदरसे की पढ़ाई में सुधार करने की तैयारी चल रही है। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 में संशोधन करने की तैयारी में है। मदरसों में कक्षा 10 तक हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और विज्ञान को अनिवार्य किया जाएगा। यूपी के 13,329 मदरसों के 12 लाख से अधिक छात्रों के विकास के लिए ये अहम कदम उठाने की तैयारी में है सरकार। संकेत मिश्रा हमारे साथ है ज्यादा जानकारी को लेकर। संकेत, इस बारे में बताएं कि किस तरह से इस योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। तो मदरसों की जो शिक्षा व्यवस्था है इसको सुधारने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार सुधारने के लिए कदम उठाए और कई तरह की परिवर्तन मदरसों में किए गए। मदरसों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, जो मदरसों में छात्र छात्राएं पढ़ने वाले हैं उनको अच्छी जानकारी हो, और यही वो वजह है कि मदरसा शिक्षा को बेहतर करने के लिए उसकी मंशा के तहत मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 में संशोधन करने की तैयारी की गई है। उसके तहत जो मदरसों में कक्षा 10 तक 1 से 10 तक हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और विज्ञान को अनिवार्य किया जाएगा। यानी कि जो हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, विज्ञान यानी कि जो शिक्षा व्यवस्था चलन में है और जिससे छात्रों को सीधे तौर पर फायदा होगा, ऐसे मदरसों में वो शिक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। बिल्कुल, दीनी तालीम के साथ साथ इन बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और मैथ्स की भी जानकारी दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा, इनके सिलेबस का हिस्सा बनाया जाएगा। वाकई ये बहुत ही अहम कदम है। हालांकि इस पर मदरसा बोर्ड की ओर से क्या रिएक्शन है उसका इंतजार होगा। संकेत, मदरसा बोर्ड की ओर से इस मसले पर कोई रिएक्शन? बिल्कुल, देखिए, जो सरकार की जो मंशा है, सरकार की मंशा के तहत ही ये प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और इस प्रस्ताव को तैयार करके जब सरकार के पास भेजा जाएगा तो इसमें सभी की राय होगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर यही निर्देश भी दिए हैं कि सबकी राय से और इस तरीके का काम किया जाए
जिससे कि मदरसों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके। मदरसों के छात्र सिर्फ जो बाकी चीजें जो आध्यात्मिक ज्ञान जी के अलावा भी वो बिल्कुल, तो समाज के बाकी जो बच्चों के हिंदी साथ अंग्रेजी भी वो शिक्षा का स्तर मेंटेन कर सके, उन्हें कॉम्पीट कर सके, ऐसा तैयार किया जाएगा। इन बच्चों को भी यही उद्देश्य है। धन्यवाद आपका संकेत, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सूचना विभाग की बैठक में शामिल होंगे। सुबह 9:15 पर सूचना विभाग की यह बैठक होगी। सुबह योगी आदित्यनाथ 10:30 बजे पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की भी समीक्षा मीटिंग लेने वाले हैं। साथ ही दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की भी समीक्षा मीटिंग करेंगे। वहीं शाम 6 बजे खेल एवं युवा कल्याण विभाग की मीटिंग होनी है और उस विभाग के कामकाज की समीक्षा होनी है इस मीटिंग में। इधर सोनभद्र के एक गांव में डायरिया के प्रकोप से 14 से ज्यादा लोग बीमार हो गए, जबकि एक की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। कई लोगों की हालत बहुत गंभीर बन गई। कई बच्चे और महिलाएं डायरिया की चपेट में हैं। चतरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने जानकारी होने के बाद भी डॉक्टर्स को गांव में नहीं भेजा, ये आरोप उन पर लग रहे हैं। मामला रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के मंठवा का है। इधर संभल में चौराहों पर महापुरुषों की मूर्तियां लगाए जाने पर समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने सवाल उठाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मूर्तियां न लगाने की मांग की है। नहीं, मूर्तियां के हम खिलाफ नहीं लगाने के, मगर जैसा कि मुझे याद पड़ता है, शायद 2013 की बात है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश किया था कि देश के अंदर कहीं पर भी पब्लिक प्लेस के ऊपर मूर्तियों की स्थापना नहीं होनी चाहिए। तो ये शायद इनको मालूम नहीं होगा, तो हमने उसकी कटिंग जो है उस हाईकोर्ट के आदेश का हमने डीएम साहब के पास भी भेज दिया है, या नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनके पास भेज दिया गया है कि ऐसा ना हो कि आप माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अवहेलना कर रहे हों। इसलिए हालांकि अभी हमारी प्रदेश सरकार गई थी कोर्ट में, उनके उस पर सुनवाई नहीं हुई है, मगर जब तक उसके अंदर कोई अमेंडमेंट ना हो जाए तब तक स्थापना नहीं की जाए। मथुरा में अवैध कॉलोनीज पर प्रशासन का बुलडोजर चला। बताया जा रहा है कि मथुरा विकास प्राधिकरण ने इससे पहले भी 2 बार बुलडोजर से ध्वस्त किया है। मथुरा वृंदावन रोड पर जयसिंहपुरा में एक हॉस्पिटल की जमीन पर बनी अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। कई शहरों में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वाराणसी, गाजियाबाद, गाजीपुर और हरदोई में भी पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान कई आरोपियों पर शिकंजा कसा है। मुठभेड़ में कई बदमाश घायल हुए हैं। और खबरें विस्तार से। गाजीपुर की बात सबसे पहले करते हैं, जहां पर पुलिस टीम की गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गौ तस्कर जख्मी हुआ है। पुलिस ने मौके से घायल बदमाश के साथ उसके साथी बदमाश को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 5 गौवंश बरामद किए गए। दूसरी खबर वाराणसी से, जहां बदमाशों की गिरोह से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बदमाशों को गोली लगी। मौके से 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। ये एनकाउंटर रामनगर थाना क्षेत्र में हुआ है। इधर गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, दूसरे बदमाश को दबोचा गया है।
पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचा, कारतूस, लूट की नकदी और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि कुछ दिन पहले भोजपुर क्षेत्र में एक कलेक्शन एजेंट के साथ उसने लूट की थी। पुलिस के अनुसार प्रिंस थाना भोजपुर का हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ पहले भी लूट का एक मामला दर्ज हो चुका है। प्रिंस और रवि नाम के इन बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। तलाशी से उस घटना से बरामद कुछ रुपए व असलहा कारतूस आदि बरामद हुए हैं। जो नीली अपाचे बरामद हुई है वो इनके द्वारा घटना में प्रयोग की गई थी। साथ ही इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी दी गई तो इनके विरुद्ध लूट सहित अन्य अपराध के मुकदमे कई थानों पर दर्ज हैं। इनके विस्तृत आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है तथा जो घायल बदमाश है उसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। प्रकरण में अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई से खबर, जहां थाना संडीला पुलिस और स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए देर रात 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी है। एनकाउंटर में घायल शातिर कासिमपुर क्षेत्र में हुई बाइक चोरी की घटना में वांछित था। अभियुक्त के पास से 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा बरामद किया गया। चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। आज देर शाम थाना कासिमपुर से एक बाइक चोरी की सूचना मिली थी। इस सूचना पर तत्काल नाकाबंदी चेकिंग स्कीम लागू की गई। इसी क्रम में थाना संडीला की पुलिस बेनीगंज संडीला मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार आता हुआ दिखा, उसे रुकने का इशारा किया गया। उक्त बाइक सवार द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने लगा। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने उस पर फायरिंग की, इसमें वो घायल हो गया। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम सहनूर बताया। थाना संडीला अंतर्गत कई चोरियों में वह वांछित है। इसमें उसके ऊपर पूर्व से ही 25,000 का इनाम भी था। इसमें उसको तत्काल CSC ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। इसमें पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर अलीगढ़ से, जहां एक प्राइवेट बस आग का गोला बन गई और इस घटना से बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। लगभग 60 यात्री उस वक्त बस में सवार थे, जिन्होंने किसी तरह बस से कूदकर अपनी जान बचाई है। यह हादसा थाना सासनी गेट क्षेत्र में मथुरा बाईपास हाईवे पर हुआ। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि बस के इंजन में खराबी की वजह से यह आग लगी है। लोगों का आरोप है कि इंजन में खराबी आने के बाद भी ड्राइवर बस दौड़ाता रहा। इस घटना के बाद बस चालक और कंडक्टर दोनों ही मौके से फरार हो गए। ये बस बिल्हौर से हरियाणा के पानीपत जा रही थी। फिलहाल गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। वहीं इससे पहले भी 15 मई को लखनऊ में डबल डेकर बस में आग लग गई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। इन बसों की खस्ताहाली हादसों की वजह बन रही है। पुरानी और खराब बसें लगातार सड़क पर दौड़ रही हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। पहले बसों में आग लगती है और फिर यात्रियों की जान मुश्किल में पड़ जाती है। इधर नोएडा में 7 साल की एक बच्ची की उंगलियां खेलते खेलते बेंच में फंस गई। आसपास के लोगों ने बच्ची की उंगलियों को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे, जिसके बाद बेंच के होल में दोनों हाथ की उंगलियां फंसने से बच्ची दर्द से कराहती रही। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कटर से बेंच के उस हिस्से को काटा गया जहां उंगलियां फंसी थी। पुलिस और परिवार के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने तकरीबन 6 घंटे की मशक्कत के बाद मासूम बच्ची की दोनों उंगलियां बेंच से निकाली, यानी कि बेंच में जो स्टील का होल लगा था, स्टील प्लेट लगा था, उसके होल में फंसी उंगलियों को निकाला गया। यह घटना सेक्टर 53 के कंचनजंगा मार्केट के पीछे सेंट्रल पार्क की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। 14 IAS और 6 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए।
दीपक कुमार को कृषि उत्पादन आयुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। पीलीभीत, महाराजगंज और हरदोई समेत 4 जिलों के डीएम बदले गए। अनुनय झा हरदोई जिलाधिकारी बनाए गए। ज्ञानेंद्र सिंह को पीलीभीत जिलाधिकारी बनाया गया। वहीं संतोष कुमार शर्मा महाराजगंज के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। मृणाली अविनाश जोशी को सिद्धार्थनगर का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया। बलिया के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार को संयुक्त प्रबंध निदेशक के पद पर भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत तैयार हुए गोवर्धन रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम से पहले आगरा मंडल के रेल प्रबंधक ने पुनर्विकसित किए गए मथुरा के गोवर्धन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। डीआरएम ने स्टेशन पर उपबंध यात्री सुविधाओं की जानकारी ली। उपलब्ध उन्होंने सर्कुलेटिंग एरिया, जलपान गृह, शौचालय, टिकट काउंटर, वेटिंग एरिया का मुआयना किया। पीएम मोदी 22 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 103 रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने वाले हैं। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। मेरठ के पॉश सेंट्रल मार्केट के कॉम्प्लेक्स नंबर 661/6 को सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया। अब व्यापारी सीएम योगी से गुहार लगा रहे हैं। एक तरफ आवास विकास परिषद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को तैयार जुटा है, तो दूसरी तरफ व्यापारी इस बाजार को लेकर अपने तरीके से गुहार लगा रहे हैं। इस मामले में आवास एवं विकास परिषद ने सभी अवैध निर्माणों के बिजली पानी कनेक्शन काटने के लिए PVVNL और नगर निगम को पत्र भेजा है। देखिए, ये शास्त्री नगर का पूरा इलाका है और ये वो बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग को लेकर के विवाद है, जिस बिल्डिंग को लेकर के चर्चा का विषय समूचे देश में बना हुआ है। और बताया जाता है कि रेजिडेंशियल लैंड पर कॉमर्शियल दुकानें ये ओपन की गई और इसी बात को लेकर के ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ध्वस्तीकरण को लेकर के आदेश दिए। आवास विकास परिषद ने इस पूरे मामले में तमाम व्यापारियों को नोटिस जारी किए हैं और ये पूरा इलाका में जरा दिखाइए, ये शास्त्री नगर का पूरा इलाका है और ये कॉमर्शियल इलाका ही है। देखिए, चारों तरफ दुकानें ही दुकानें आपको नजर आएंगी। हजारों की संख्या में यहाँ पर दुकानें हैं और बेहद ही पॉश मार्केट है ये। और इस पॉश मार्केट में ही 661/6 ये जो बिल्डिंग है ये है और इसमें तकरीबन 22 दुकानदार हैं जो यहाँ पर अपनी शॉप्स खोले हुए हैं। भारतीय नौसेना कर्नाटक के कारवार स्थित नेवी बेस में आज सिले हुए जहाज को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। जहाज का नाम भी बताया जाएगा। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बतौर चीफ गेस्ट कार्यक्रम में शामिल होंगे। नौसेना ने एक्स पर बताया, इस जहाज को चौकोर पाल और स्टीयरिंग ओर्स के साथ सिलाई की प्राचीन तकनीक से तैयार किया गया है। ये 5वीं शताब्दी के जहाज का नया रूप है जो अजंता गुफाओं की एक पेंटिंग से प्रेरित था। यह हमारे आधुनिक जहाज बनाने के इतिहास में एक दुर्लभ उपलब्धि है। सिलाई तकनीक से जहाज बनाने के प्रोजेक्ट को संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और होदी इनोवेशन के बीच जुलाई 2023 में एक त्रिपक्षीय समझौते के जरिए शुरू किया गया था। संस्कृति मंत्रालय ने इसके लिए फंड दिया था। 12 सितंबर 2023 को सिले हुए जहाज के कील बिछाने का काम हुआ था।